जो मेरा स्वागत रैनी में हुआ तो मैंने बनाराम जी से पूछा कि अपन रैनी में तो हर बार जीतते होंगे। उन्होंने कहा रैनी में जीतते तो नहीं है। तो मैंने कहा तो बहुत तगड़ा स्वागत हो रहा है। बोले रैनी की हवा भी देश की हवा के साथ बह रही है और भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान रैनी में खिलने वाला। कोई संयोग होता है। 1.5 साल पहले सांसद आदर्श गांव में कहा गया कि सभी सांसदों को आदर्श गांव गोद लेना है। मैंने पूछा कि अलवर में कहां पर गोद लेना चाहिए जहां पर लगता हो कि काम की गुंजाइश ज्यादा है। तो मुझे कहा कि रैनी गांव के बहड़कों में गोद ले लीजिए। तो मैंने रैनी गांव का जो रैनी के ये तहसील का जो बहड़कों गांव गोद लिया तो शायद परमात्मा ने कहा होगा कि एक गांव काफी नहीं है, आपको रैनी की ही सेवा करने के लिए जाना है, इसलिए प्रत्याशी बनते हुए आपके सामने। मंच पर उपस्थित पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा जी, मेरे साथ विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ सांसद जिन्होंने 2 बार अलवर का प्रतिनिधित्व किया, डॉक्टर करण सिंह यादव जी, श्री बनाराम मीणा जी, बहन सुनीता मीणा जी, श्रीमती मीरा शेखावत, चेयरमैन रैनी प्रभुदयाल जी, श्री देवकरण मीणा जी, पूर्व प्रधान रैनी, श्री राजेंद्र चौधरी जी, बिजगांव मंडल प्रभारी, श्री शिवलाल मीणा जी, जिला महामंत्री मक्खनलाल मीणा जी, बादल सेन जी, बनवारी लाल मीणा जी, राम सिंह दिनकर जी, भजनलाल सैनी जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष श्री श्रीकांत शेखावत जी, श्री जगमोहन लाल मास्टर जी, डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा जी, चंद्रकांता जी, मंच पर बैठे हुए अन्य हमारे सभी सम्मानित जन और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, बहनों, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपका अभिनंदन। मैं जो कह रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव के लिए मुझे अलवर से प्रत्याशी बनाया। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में 3 तरह के चुनाव होते हैं। पहला चुनाव पंचायत का चुनाव। पंचायत का चुनाव तो आपसी भाईचारे में भी हो जाता है। पंचायत के चुनाव में गांव और गांव के मुद्दे महत्वपूर्ण रहते हैं। दूसरा चुनाव विधानसभा का चुनाव। विधानसभा के चुनाव में हमारी स्थानीय मांगे रहती है, अपने प्रदेश के मुद्दे रहते हैं। स्थानीय तहसील थाना, भैया आप आ जाओ, बात कर लेते हैं, आ जाओ, वो रहता है। ये लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव भारत की संसद में भारत के कानून के लिए। लोकसभा का चुनाव भारत की सरकार की केंद्रीय योजनाओं को राज्य के साथ जोड़ने के लिए। और लोकसभा का चुनाव भारत के भविष्य के लिए होता है। और इसलिए इस चुनाव में, पिछले 2 चुनाव में जनता ने जिनको अपना भरपूर आशीर्वाद दिया और देश ने विरासत और विकास को बढ़ते हुए देखा, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के लिए जनता मतदान पे मोहर लगाने जा रही है। ये लोकसभा का चुनाव। इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस कहीं है नहीं। लोगों ने पूछा भाई कांग्रेस क्यों नहीं है? हमने कहा कांग्रेस इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के कार्यालय में नहीं है। चुनाव समिति बैठी हुई है, टिकट बंटने लग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस वाले के हमारे नेता कहाँ है? बोले नेता तो यात्रा पे है। बोले देश में चुनाव चल रहा है, अब यात्रा क्या कर रहा है? बोले अभी तक तो भारत ही नहीं देखा। और इसलिए कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता थे, डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, अपने जिला प्रमुख बलबीर जी हैं, कई मित्रों ने कांग्रेस को
छोड़कर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। क्योंकि देश में जो समझदार आदमी लंबे समय से राजनीति कर रहा है, लंबे समय से राजनीतिक चीजों को देख रहा है, वो ये देख रहा है कि कांग्रेस में अब किसी किस्म की कोई ताकत नहीं बची, देश को चलाने की क्षमता नहीं बची, दिशा देने का नेतृत्व नहीं बचा, किसी समस्या पर गंभीरता से विचार करने वाले लोग नहीं बचे, और जो जमीन के कार्यकर्ता हो, समाज के कार्यकर्ता, उनको सम्मान देने की जगह नहीं बची है, गरीबों के कल्याण की कोई योजना नहीं है, और इसलिए देश कांग्रेस को छोड़ करके मोदी की गारंटी के रास्ते पर बढ़ने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में पहली बार मीणा समाज के किसी आदमी को, किसी नेता को अगर राज्यसभा में सदस्य बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को राज्यसभा का सांसद बनाया। इस देश में जब राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उड़ीसा की बहुत ही समझदार राजनीतिक शख्सियत, जिनको उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला, जिन्होंने बड़ी गरिमा के साथ झारखंड के गवर्नर के रूप में भूमिका निभाई, ऐसे आदिवासी समाज से आने वाली एक शिक्षिका जिन्होंने बहुत ईमानदारी से राजनीतिक जीवन को जिया, द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाने की बात। आज पूर्वी राजस्थान में जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है, पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की। हम जानते हैं कि हर खेत को पानी अगर मिलने की बात हो और अगर हर खेत को पानी दिया जाए तो हमारे इलाके की फसल और हमारे इलाके की उपलब्धियां बढ़ सकती हैं। और हम लोगों ने ERCP के एग्रीमेंट को किया है। ERCP के एग्रीमेंट से पानी से अपने पूर्वी क्षेत्र के सभी तालाबों को जोड़ने का काम करेंगे। वैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया है कि पानी दो ही तरीके से आता है, या तो आसमान से जो पानी, बारिश से जो पानी आता है उसको अपने तालाबों में, जोड़ों में रोकने का काम करें, या दूसरा जो नदियों में पानी बह रहा है, जहाँ फालतू पानी बह रहा है, उसको दूसरी नदी के साथ जोड़ने का काम करें। जहाँ तक पहली योजना की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75,000 अमृत सरोवर खुदवाने का कार्य करा, और उसमें से 55,000 अमृत सरोवर खुदे भी। वैसे भी तो आप अपन लोग मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, संस्थान बनाते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पानी इतनी बड़ी चीज है कि हर गांव और समाज को भी अपनी तरफ से एक धार्मिक कार्य होगा, तालाब खुदवाना चाहिए, बावड़ी और पानी का काम करना चाहिए। हमें उन जगहों को देखना चाहिए जब पानी जिस स्रोत से बहता है वहीं पर हेलीकेट लगाकर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान की सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से समझौता करके जो ERCP का भी समझौता किया है, ये दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार, इनके ऊपर भारत सरकार अब ERCP में डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल इंजन लग गया है। ये योजना तो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। लोग पूछते हैं कि योजनाओं को समय से पूरा करना कैसे करते हैं। यहाँ बैठे हुए जितने भी भाई हैं, किसी ने अपने मन में कल्पना नहीं करी होगी कि हमारे यहाँ पर रैणी से एक ऐसा एक्सप्रेस हाईवे निकलेगा जो रैणी को मुंबई से जोड़ देगा। कभी सोचा था? और 10 साल के अंदर अंदर योजना बनी भी, योजना लागू भी हुई, और आज यहाँ से चलते हैं और दिल्ली 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसको मोदी की गारंटी कहते हैं। मोदी की गारंटी के लिए आपसे वोट मांगना। मैं इस बार जो वोट आपसे मांगने आया हूँ, मैं हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए वोट मांगने आया हूँ। आप जानते हो इस एक्सप्रेस कॉरिडोर का क्या अर्थ होगा। इस एक्सप्रेस कॉरिडोर पर कभी भारत सरकार का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आ सकता है। इस एक्सप्रेस कॉरिडोर पर कभी स्किल को बढ़ाने की चीज भी आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि रैणी के लोगों ने कोई बहुत तरक्की ना करी हो,
आधा रहनी तो दिल्ली पुलिस में भर्ती है, जिसको देखो यहाँ राजगढ़ का आदमी दिल्ली पुलिस में निकल के आता है। हमारे कितने लोगों को मैं इस राजगढ़ तहसील के राजगढ़ इलाके के लोगों को जानता हूँ और किस सर्विस में नहीं है। इनकम टैक्स में यहाँ के लोग हैं, IAS यहाँ के लोग हैं, IPS यहाँ के लोग हैं, लेकिन वे पूरा खाली थोड़ी करना है, कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना के यहाँ भी रोजगार पैदा करना है और वो काम नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली सरकार है। दोस्तों, हमारी सरकारें और मोदी जी ने जो मंत्र हमको दिया है वो सबका साथ सबका विकास कर दिया है। बन्नाराम जी यहाँ पर बैठे हैं, आप थोड़ा सा जोर लगा देते तो अभी बन्नाराम जी आप भजन लाल जी की सरकार में आपकी सेवा कर रहे थे, लेकिन कमी रह गई तो कमी को भाई लोकसभा के चुनाव में भरपाई करते। अब मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और जो मैं आज आपका स्वागत का जो मैं माहौल देखा है, आपको विश्वास नहीं रहता, मेरे मन में विश्वास है कि आप इस बार इस कमी को पूरा जरूर करोगे और आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और मुझे भूपेंद्र यादव लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके सामने आया हूँ, लेकिन लोकसभा के सांसद के रूप में मैं 24 घंटे मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, अलवर में भी और दिल्ली में भी। वैसे भी मेरे से को मिलने का समय अगर मांगता है तो मैं कहता हूँ कि भाई समय लेके आना है तो थोड़ी दिक्कत है, भाई बिना समय लेके आओ तो सुबह 8 बजे कभी भी आ जाओ, क्योंकि मैं तो 6 बजे तैयार होकर बैठ जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो रैनी के सांसदों को कभी आना भी हो तो बिना समय लिए सुबह 8 बजे दिल्ली में आ जाना, अलवर या दिल्ली में बिना अपॉइंटमेंट के आपको मिल के आपकी सेवा करने के लिए तैयार। अब 27 तारीख को मेरा नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन अलवर में होगा। जैसा स्वागत आपने किया है, नॉमिनेशन के दिन अगर आप आकर के अपना आशीर्वाद मुझे देंगे तो मेरे इस पूरे अभियान को, मोदी जी के गारंटी के अभियान को बहुत बड़ी ताकत होगी। दोस्तों, आने वाली 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे संविधान में से किसी के आरक्षण का अधिकार छीन लेगी। मैं डंके की चोट पर अब सबके सामने ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रखकर कहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण का 1 इंच भी कहीं नहीं जाने देगी। आरक्षण जिसका जैसा है पार्टी उसके लिए करेगी। पार्टी ने अगर आरक्षण देना था सामान्य समाज के व्यक्तियों को, हमारे स्वर्ण समाज के भी व्यक्तियों को, तो पार्टी ने अलग से बिना SC, ST, OBC के आरक्षण को छुए बगैर 10% आरक्षण आर्थिक रूप से गरीब लोगों को अलग से दिया है। इसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो जरूर बनाया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाने के बाद पार्लियामेंट में ना आए, ये कुकर्म कांग्रेस ने। आजादी के इतने साल गुजरने के बाद कांग्रेस की सरकार ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार ने कभी किसानों के पुत्र चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? इस बार भारत में भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर जी को। कौन थे कर्पूरी ठाकुर जी? कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के एक नाई समाज से आते। नाई समाज से निकला हुआ बेटा, जिसकी जाति के कुछ ही वोट होते होंगे, लेकिन उसने देश के सबसे ज्यादा गरीब लोगों के लिए काम करने के लिए अपनी जिंदगी को बनाया। और भाई कोई भी गांव बसता है, कोई भी बस्ती बसती है तो एक समाज से नहीं बसती। उसमें नाई भी होते हैं, तेली भी होते हैं, धोबी भी होता है, कुमार भी होता है, सुनार भी होता है या नहीं होता भाई? 17 बिरादरियों से मिलकर के बस्ती बनती है। ये 17 बिरादरियों के पास अपने काम का हुनर तो होता है, ये 17 बिरादरियों के पास अपने काम करने की ताकत तो होती है, लेकिन इनके पास किसी प्रकार का पैसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 17 बिरादरियों के लिए विश्वकर्मा योजना निकालकर बिना गारंटी का लोन देकर इनको ताकत देने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हमने आरक्षण तो बचाया ही है, हमने देश में एक्सप्रेस हाईवे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया ही है,
हमने देश में खेतों को पानी देने के लिए ERCP जैसी योजना तो बनाई है। हमने धरती पुत्र बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने का काम तो किया ही है। हमने इस देश में अगर आप देखोगे तो बहुत सामान्य किसान परिवार से आए हुए लोगों को भी देश में कैबिनेट में अपनी जगह दी पाई। अरे वरना मैं तो कहाँ से कैबिनेट में आ जाता भाई। मैं तो आप जैसे ही एक सामान्य परिवार, किसान परिवार से निकला हुआ बेटा हूँ। अगर आज मैं ये हिम्मत के साथ भारत सरकार की बातों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ कि ये देश नरेंद्र मोदी जी के राज में सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। अब जब सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ से आपका प्रत्याशी मैं हूँ, तो मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास का प्रत्याशी माने मैं 36 बिरादरियों का नेता हूँ। 36 बिरादरी के लिए काम करना मेरा संकल्प है। किसी से कोई भेदभाव नहीं। ये देश, ये समाज, ये घर, ये संगठन ही मेरा घर है। इसी के लिए काम करने का संकल्प लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ने की बात करते हैं। मित्रों, मैं मानता हूं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सेवा करने का अवसर मिलता है तो ये उसके जीवन का पुण्य होता है। 12 साल राज्यसभा में रहने के बाद, केंद्र में कैबिनेट मंत्री और पार्टी के अनेकों पदों पर रहने के बाद भगवान ने और नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अगर मुझे अलवर की सेवा करने का सौभाग्य दिया है तो मैं अगर इस धर्म से गिरूंगा तो ये मेरे लिए गलत होगा। अलवर की सेवा करना मेरा धर्म है। इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं कि 27 तारीख को आप मेरे नॉमिनेशन में भी आइए और आने वाले 19 अप्रैल को एक बार सारे भेदभाव भूलकर, एक बार छोटी राजनीति का विषय छोड़कर, एक बार रैणी और अपने रैणी के विकास की कल्पना को करके, एक बार अपने क्षेत्र के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का हाईवे का फायदा उठाने के लिए, एक बार अपने तालाबों और बंदों के पानी को भरने के लिए नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के संकल्प को मजबूत करने के लिए 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाकर आपका आशीर्वाद मुझे देना। नरेंद्र मोदी जी की 400 की माला में आपके साथ मैं मिलकर अलवर से पुष्प चढ़ाने का काम करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं राजगढ़ आया था। अपनी पार्टी के एक बूथ के कार्यकर्ता से मैं मिला। बूथ के कार्यकर्ता आश्चर्यचकित थे कि साहब, हम तो सोच रहे थे कि आप केंद्रीय मंत्रियों कार्यकर्ताओं से मिलोगे। मैंने उनको कहा, मैं चुनाव लड़ने से पहले कार्यकर्ताओं से इसलिए मिल रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। आप मेरी टीम हो। लड़ने से पहले मेरा और आपका परिचय हो जाना चाहिए ताकि हम दोनों मिलकर के रैणी का और अलवर का विकास करें। मेरी टीम आपके साथ है। मेरे मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक मेरे गौरव रखने वाले कार्यकर्ता आपके साथ। और इसमें मेरे और आपके संपर्क में मैं और हमारे कार्यकर्ताओं की टीम और अब तो रैणी की जनता का एक परिवार मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। और इस चुनाव में, क्योंकि लगातार चुनाव बहुत लंबा है, मुझे 17 अप्रैल तक इलाके के हर गांव को कवर करना है। कल बल्कि मैं गुर्जर समाज की सरदारी ने मुझे बुलाया था। मैंने कहा, भाई हमने तो अपना चुनाव अभियान में मिलकपुर से प्रारंभ करा। एक तरफ भिवाड़ी है और दूसरी तरफ सिरिस्का के ऊपर करस्का गांव है, करस्का। तो मैंने कहा ये तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरी तरफ पहाड़ी में बसा हुआ हमारा भाई है। दोनों को जोड़ने का काम ये मेरा काम है और इस धर्म को निभाने का काम मैं करता। आज आपके बीच में आकर मेरे को बड़ी गर्व की अनुभूति। जिस तसल्ली से आपने मेरे को सुना है उतनी ही मजबूती के साथ आपका आशीर्वाद 19 अप्रैल को मिलेगा। एक बार फिर इस पूरी बस्ती को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आने वाली 19 तारीख को कमल के निशान पे बटन पे मोहर लगाइए। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ अपने रैणी और राजगढ़ के विकास को भी आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।